अच्छा, उस दिन हम लोग अपनी चर्चा को लेकर आगे बढ़े थे। कहां पे पहुंच गए थे भाई, किसी को याद है कुछ? नैतिकता के प्रबंधन में क्या है? नैतिकता का प्रबंधन और ठीक है, और बताइए कोई। किसकी विचारधारा इस समय अच्छी चल रही है? कौन? बेंथम। अभी जो जो बेंथम की विचारधारा है ना, क्या कहता है बेंथम? शारीरिक सुख और भौतिक सुख, और इसके अलावा कौन है? मिल। मिल क्या कहता है? मानसिक सुख। क्या कहता है? कि सुअर नहीं बनना चाहिए। एक संतुष्ट जो सूकर से अच्छा है, असंतुष्ट सुकरात हो जाऊं मैं। अब सब कुछ पाने में भी क्या मजा है, अगर कुछ खो जाए तो उसमें भी आनंद होता है। कभी कभी कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, वैसे एक दिन खोना ही पड़ता है। जो भी कुछ पाओगे वो खो दोगे। इसलिए समझदार लोग कौन है? जिन्होंने पाया और सबको बांट दिया। कबीर साहब ने कहा कि अगर आप किसी नाव पे चल रहे हैं और खूब पैसा है, नाव में इतना पैसा है कि उसको हल्का करना पड़ेगा, नहीं तो नाव डूबने लग जाएगी। तो दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों का। दोनों हाथों से उड़ाना शुरू करिए। उड़ाने का मतलब देना शुरू करिए लोगों को। यही सयाने लोगों का काम है, संग्रह करना नहीं, बांट देना। मिल यहां इसी बात को कह रहा है कि भाई मानसिक सुख जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी पे हम लोगों ने अपनी चर्चा रखी। और आज की दुनिया में भौतिक सुख को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपभोक्तावाद की बात है। आपने कुछ बातें लिखी भी थी कि आज के समय में इतना उपभोक्तावाद हावी है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, कि हम उसके बिना चल ही नहीं पा रहे। हर चीज का प्रचार है। अगर कोई अच्छा है, उसका प्रचार नहीं है तो उसको कोई नहीं जानता। और प्रचार है, अच्छा नहीं भी है, तब भी दुनिया जानती है। सारा खेल तो प्रचार का है। जो प्रचार भी है उसमें भी दो प्रकार के प्रचार होते हैं, झूठा और सच्चा। हिटलर को मैं यहां कोट करता हूं। हिटलर समझिए, हिटलर ने अपने बारे में बहुत सारी झूठी बातें फैलवा दी। उसने कहा एक झूठ को इतनी बार बोलो कि दुनिया जब तक उसको सच न बोले तब तक बोलते ही रहो। मतलब झूठ को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, इतना रिपीट कर दो कि वो सच हो जाए। हर व्यक्ति बोलने लगे कि एकदम सही कह रहे हैं, कोई गलत नहीं है। ये यहां समझना पड़ेगा आज के भौतिकता के युग में, और आज जिस तरह से उपभोक्तावाद का असर है। आज हमारी समस्याओं के पीछे सबसे बड़ी बात है उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद, उपभोक्तावाद कहां से आया? पूंजीवाद। पूंजीवाद कहां से आया? वाणिज्यवाद। सब सारे वाद अगर आप देखें, वाणिज्यवाद के ही कारण पूरी दुनिया में उपनिवेशों की स्थापना हुई। जहां भी औद्योगिक क्रांति हुई वहां पर कच्चा माल उपलब्ध था, तभी तो सामान बना वहां। लेकिन और लाभ और निचोड़ना है प्रकृति को, तो जहां जहां विकास नहीं है उनको कब्जे में ले लो। जहां जहां विकास नहीं है उसको कब्जे में ले लो। 1850 तक अफ्रीका के केवल 10% हिस्सों पर यूरोपीय देशों का अधिकार था।
लेकिन 1850 के बाद लगभग अफ्रीका के 90% इलाकों पर यूरोपीय देशों ने आपस में बांट लिया और कोई लड़ाई नहीं लड़ी। क्यों भाई? क्यों? ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि अधिक से अधिक चाह। पूंजीवाद क्या कहता है? व्यक्तिगत संपत्ति, व्यापार में कोई हस्तक्षेप ना हो, व्यापारी पूरी दुनिया में हर जगह व्यापार कर सकता है। इसीलिए पूंजीवाद मुक्त अर्थव्यवस्था की बात करता है। मुक्त अर्थव्यवस्था में उन देशों को ज्यादा लाभ होगा जो देश आगे हैं पहले से, उन देशों को बहुत नुकसान होगा जो देश विकास की प्रक्रिया में पीछे छूट चुके। यह आपको समझना पड़ेगा। और उपभोक्तावाद उसी की उपज है। भाई सामान बना यूरोप में, अलग अलग देशों में, अमेरिका में, अगर आप खरीदोगे नहीं तो तबाह हो जाएंगे वो। पूरी दुनिया कैसे चल रही है? इकोनॉमी का नियम बताओ। मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ही नहीं पैदा कर रहे हैं आप, हथियार ही नहीं मंगा रहे, तो लड़ाई करा देंगे दो लोगों में। क्या बुरा है? यूक्रेन को पश्चिम के देश बोल रहे हैं चिंता मत करना, गोला बारूद खत्म हो जाए, एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं, हम हैं पीछे से, झोंक देंगे सारा हथियार तुम्हारे लिए फ्री में। क्या लोगे इसकी कीमत? समझना पड़ेगा दुनिया को। और भारत क्या कहता है वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भारत के ही प्रतिनिधि बनेंगे। आज दुनिया में उपभोक्तावाद चरम पर है। अभी आप चले जाइए सीपी। सीपी में आप घूमेंगे, थोड़ी देर में आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा। अगर जेब में 2-4 लाख रुपए होंगे तब भी ठंडे पड़ जाएंगे आप। एक से एक ब्रांड है और एक से एक चीज खरीदने के लिए, खरीद ही नहीं पाओगे तो। अभी एक लोग कोई बता रहे थे कि 30 लाख का पर्स आता है, जो घड़ी आती है। अब 30 लाख की घड़ी भी लगाने वाले होंगे ही इस दुनिया में, क्यों नहीं होंगे? हाँ, जो लुई वितौक, देखिए लुई वितौक, ये ब्रांड है, लेना है, ये समझना होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं क्या? उपभोक्तावाद आज के सिविल सेवा के ऊपर, आपके ऊपर भी क्या असर डाल रहा है? नौकरी पाने के बाद दबाव है, अपने समाज का भी और मार्केट का भी, और बहुत बड़ा दबाव है मार्केट का। मार्केट में आप जाइए, पहले लोग जो सामान खरीदते थे कैसे? पर्ची बनती थी घर में, हर घर में महीने का राशन का पर्ची बनती थी। अगर मान लीजिए कि पिताजी मास्टर हैं या कोई सर्विस में है तो उनके घर का नियम तो यही होता था कि पर्ची बनी महीने भर में कितना सामान चाहिए, और फिर जाते थे पिताजी लेकर आ जाते सामान। हिसाब, हम संयम से रहने वाले ही लोग हैं, भारत के लोग संयम से ही रहते। आज क्या है? फिर मॉल खुले, मॉल घूमने जाते हम, मन नहीं लग रहा मॉल चले गए, अंदर से मन दुखी है लेकिन कहे चलो मॉल घुमाते हैं, मजा आ जाएगा थोड़ा। मॉल गए तो कुछ सामान खरीद लिया, हमें संतुष्टि वहां मिली, लेकिन वो क्षणिक संतुष्टि है, क्योंकि जो मन में पीड़ा है वो तो बनी हुई है। फिर धीरे धीरे आपने उससे भी अपने आप को दूर कर लिया, तो मार्केट आपके मोबाइलों में आ गया। सारी कंपनियों के कुछ भी मंगाना तुरंत अभी ऑर्डर करके खट से ही गिर जाएगा क्लासरूम में आके। ले लीजिए, आप दे दीजिए जिसको देना है। ये उपभोक्तावाद है। लोग कहते हैं क्या ही दिक्कत है, तुम कहीं बैठे हो तुमको भेज देते। ऐसे समय में आपके लिए सर्विस करना कितना कठिन है, आप सोच के देखो जरा।
ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ वही व्यक्ति रह सकता है जिसकी जरूरतें कम होंगी। जिसकी जरूरतें ज्यादा होंगी वो ईमानदार रह ही नहीं पाएगा, वो कर्तव्यनिष्ठ भी नहीं रह पाएगा और वो सत्यनिष्ठ भी नहीं रह पाएगा। उसकी निष्ठा हमेशा डोलती रहेगी। निष्ठा डोलने का मतलब लालच, लालच आएगी। किसी देख लेंगे बढ़िया चीज लेकर जाते हुए मन करेगा काश मैं भी ले लेता या मैं भी ले लेती। लालच के चक्कर में संबंध चल रहे हैं और लालच आपके अंदर भीतर बैठा हुआ है, तो सर्विस में गए उस लालच से आप व्यवस्था नहीं चला पाएंगे। इसीलिए यूपीएससी ने तमाम रिपोर्टों की रिकमेंडेशन पर इस पेपर को इंट्रोड्यूस किया कि भाई जो अधिकारी आ रहे हैं वो बौद्धिक रूप से तो अच्छे हैं, नैतिक रूप से कमजोर हैं। कितने संबंध रखने कोई फर्क नहीं है, कैसे रहना है उसका भी कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको दिक्कत ही नहीं है तो आप वहां पे सर्विस में भी यही चीज प्रमोट कर देंगे। और हमेशा मैंने आपको बताया राजपद या जो भी आप बहुत अच्छे पदों पे जाएंगे तो आप रोल मॉडल होते। रोल मॉडल अच्छा होना चाहिए। अभी आगे चल के हम लोग देखेंगे कि नेताओं से क्या शिक्षण होगा, प्रशासकों से क्या शिक्षण होगा, ये आपके एथिक्स में आता है। आप कैसे रोल मॉडल बनेंगे? आपको कोई आके देख ले, आप 12 बजे सो के ही उठते, 6 बजे पी लेते, ये रोल मॉडल बनने का तरीका है? आपको देख के तो लोग यही कहेंगे कि ठीक है ये भी जरूरी ही होता होगा, उससे दिमाग चलता होगा। आपने एक गलत अवधारणा सेट कर दिया लोग। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ऐसे लोगों से मिला हूं जिनसे आप मिल ही नहीं सकते 1 बजे से पहले। बड़े पदों पे 1 बजे से पहले मिलते ही नहीं किसी से, रात में 3-4 बजे तक जगते हैं वो, फिर सोते हैं, कोशिश करते हैं सोने की, सो नहीं पाते वो भी, क्योंकि बेचैनी इतनी होती है। इसीलिए तो लेना पड़ता है। क्या करें, जीना ही तो है ना, जीने के लिए क्या करेंगे? यह बात आपको अभी समझनी पड़ेगी उपभोक्तावाद से। आपने 3-4 पॉइंट लिखा था कि सुख जो है अगर आप उसको भौतिकता में ढूंढ रहे हैं तो वो सुख आपको पागल कर देगा, जीने नहीं देगा। भौतिकता में जीने का मतलब यह है कि एक कपड़ा लेकर आए, फिर दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा, 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, एक प्रेम संबंध, 4-5, तब तक काम ही खत्म हो गया, निकल लिए ऊपर। यह है भौतिकता। इसी को यहां पे समझा रहा है कि हमें किस तरीके से भौतिक सुख को अगर हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे जीवन में क्या संकट पैदा हो जाएगा। भौतिक सुख को स्वीकार करना जीवन में संकट को आमंत्रण देना है। और अभी हम सब जितने बैठे हैं सब भौतिक सुखों के लिए ही इच्छारत है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहे कि हमें भौतिक सुख नहीं चाहिए तो हाथ उठा सकता है। मैं देख लूं आज अपने क्लास में कि कोई सत्यवादी भी है, कोई है क्या ऐसा? अरे लिमिट क्या है, चाहिए ना, चाहिए। तो कुछ लिखा था इसमें आपने, कितने पॉइंट लिखे थे? आखिरी पॉइंट क्या लिखा था? इसमें लिखिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा, इसी में लिखते जाएंगे। संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा, संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा और पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ने लगेंगी। पर्यावरणीय या प्रदूषण भी लिख सकते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ने लगेंगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी,
इसके अलावा भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। अगला पॉइंट, शक्तिशाली वर्ग संसाधनों पर अधिक से अधिक अधिकार करने का प्रयास करेगा। शक्तिशाली वर्ग संसाधनों पर अधिक से अधिक अधिकार करने का प्रयास करेगा और कमजोर वर्ग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। और कमजोर वर्ग, शक्तिशाली वर्ग संसाधनों पर अधिकार कर लेगा, संसाधनों पर अधिकार कर लेगा और कमजोर वर्ग सुविधाओं से वंचित हो जाएगा। अगला पॉइंट, नैतिक मूल्यों की लगातार उपेक्षा की जाएगी। नैतिक मूल्यों की लगातार उपेक्षा की जाएगी। परिणामतः अनैतिक समाज बन जाएगा। नैतिक मूल्यों की निरंतर उपेक्षा की जाएगी, परिणामतः अनैतिक समाज बन जाएगा। अगला पॉइंट, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं कानूनों की उपेक्षा करने से कानूनों की उपेक्षा होने लगेगी। ऐसे लिखता हूं, कानूनों की उपेक्षा होने लगेगी। आगे बात समझ में? कुछ नहीं करेंगे आप फिर। मतलब अगर भौतिक समाज बनेगा, कहेंगे अरे क्या कर्म और क्या चक्कर में पड़े हो, अपने जेब में पैसा आ रहा है मिठाई के डिब्बे में, हमको क्या फर्क पड़ा है कि जो गरीब की थाली का पैसा है, हमें कोई मतलब नहीं। कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा ये मूल्य बनकर रह जाएंगे, टांग दिए जाएंगे पीछे फोटो में और लिखा रहेगा एक अधिकारी को कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, ईमानदारी बहुत जरूरी होती है, लेकिन हम ईमानदार नहीं होंगे। सब जरूरी, सब कुछ होता है, यही मैंने आपको कल भी बताया, क्या सही क्या गलत ये सब जानते हैं, दुनिया में पागल भी जानता है, लेकिन लोगों के लिए क्या करना है ये कोई नहीं जानता। अधिकार सबको पता है कि मेरे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या है, इस पे मौन है हम। नीति शास्त्र हमारे कर्तव्य की रूपरेखा तय करता है कि आपके कर्तव्य कैसे होंगे, किस प्रकार आप अपने समाज को प्रभावित करेंगे। यह चीज यहां पर देखने की बात है। तो भौतिक सुख आपको स्वीकार करना ही होगा। अगला पॉइंट बनाइए, एक बेहतर और सुंदर समाज बनाने के लिए, अलग पॉइंट, इंडिविजुअल अलग से, एक बेहतर और सुंदर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर और सुंदर समाज बनाने के लिए सुख को किस रूप में अपनाया जाए। एक बेहतर और सुंदर समाज बनाने के लिए सुख को किस रूप में अपनाया जाए, क्वेश्चन मार्क लगा दो।
अब बताओ, ऊपर देखो और अब बताओ, सुख को किस रूप में अपनाया जाए? भौतिक सुख के रूप में? जैसा भी मैंने आपको लिखाया। तो कैसे? और सुख क्या है? औरों को हंसते देखो, दूसरों को भी सुखी बनाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो। भाई अपने सुख को आप, दूसरों के चेहरे पे प्रसन्नता है तो आपको भी प्रसन्नता हो गई। सुख की परिभाषा तो ये भी हो सकती है। सुख की परिभाषा ये हो सकती है केवल मैं सुखी रहूं, दुनिया रोती रहे, मेरे से कोई मतलब नहीं। सुख की ये भी परिभाषा हो सकती है, जो परिभाषा अभी खूब प्रचलन में है। इसको हम मानते हैं कि हम सुखी हो रहे हैं कि नहीं, हमारे वो कर्म सुखी हमको करेंगे जिससे हमको अच्छा लगता है, जिससे हम आनंदित होते हैं। अब सुख क्या है? एक तो भौतिक सुख और मानसिक सुख, अभी आपने समझा। मिल कहता है मानसिक सुख, बेंथम कहता है भौतिक सुख। अब अगर हमको ऐसा समाज बनाना है जो अच्छा समाज हो, सद्गुणों से भरा हुआ समाज हो, जिसमें सद्गुण हो लोगों के भीतर, यह सद्गुण की बात भारत में बहुत ज्यादा है और उसको हमारी कमी भी लोग बताते हैं। दूसरे को लूट लो, दूसरे का सब खा जाओ तो अच्छे हो जाओगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। नहीं, अब यहां पे सद्गुण की बात यह है कि ऐसा समाज जो अपराध मुक्त हो, असमानता मुक्त हो, जहां सबके लिए न्याय हो और सब सुखी हो। अब आ गया रामराज्य। देखिए अब यहां पे रामराज कैसे आएगा। राम राज्य का मतलब क्या है? राम जो प्रतीक है कि सबके साथ बराबरी, किसी को यह देखकर नहीं उसके साथ काम किया जाएगा कि वो किस जाति से आता है, वो किस वर्ग से आता है। राम सबके लिए समान है और सबके सुख में अपने सुख को देख रहे हैं। अब ऐसे समाज की बात हो रही है। महात्मा गांधी कहते हैं रामराज्य, बड़े बड़े विचारक रामराज्य की बात करते हैं। स्वयं आप भी राम के राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राम राज्य क्या चीज है, क्यों इतना लोगों ने उठाया है इनको। राम एक नाम विशेष नहीं है, एक जीवन शैली है राम। राम को थोड़ा भी आपने पालन कर लिया तो सर्विस बहुत बढ़िया निकल जाएगी। सीता का थोड़ा भी पालन कर लिया, अगर कोई महिला सीता ऐसे बनना कठिन, लेकिन कुछ भी आचरण में ले लिया, अच्छे बन जाएंगे। अच्छे बनने की परिभाषा यह है कि आप कम से कम व्यवस्थाएं या उससे नहीं जुड़े रहेंगे कि मेरे पास धन नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जब राम वन को जाने लगे तो सीता ने अपनी सासू मां से कहा कौशल्या से जाके मुझे भी जाना है। राम ने मना कर दिया, कहा नहीं तुम नहीं जाओगी, वहां पे जानती हो बहुत दिक्कत होगी, जंगल है, राक्षस घूमते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। लेकिन सीता ने कहा कि भाई जब आए थे तब भी आप ही के साथ आए थे, अब आपको वरदान मिले या श्राप, चलेंगे साथ। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अब प्रेम क्या है, यहां पे क्षणिक है। अगर प्रेमी की हालत खराब हो गई, प्रेमिका ने कहा भागो यहां से जल्दी। यह स्थिति है वर्तमान की। अभी क्या स्थिति है? अभी यह स्थिति है कि अगर मान लीजिए नायक जो है अभी अच्छा दिख रहा है, उसकी व्यवस्थाएं ठीक दिख रही हैं, तो नायिका टिकी हुई है। अगर नायिका को यह समझ में आया कि व्यवस्था में जो है कुछ बचा नहीं, तो नायिका ने कहा कि सीताराम तुम अपनी टेंशन अपने पास, हम चले अपने रास्ते। कुछ बचा नहीं हमारे बीच, अब कुछ नहीं रहा। जब तक एटीएम में पैसा है तब तक सब संबंध बचा है,
जिस दिन पैसा खत्म, संबंध खत्म। ये भौतिकवाद की सच्चाई है, जिस भौतिकवाद की तरफ हम जाना चाहते हैं। क्या करें, जाना ही अंदर से आता है तो हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन सीता को अगर आप देखें तो उन्होंने वो आचरण करके दिखाया जो आचरण करना सामान्य नहीं था। जनक की पुत्री हैं, दशरथ जो चक्रवर्ती राजा उनकी बहू हैं, राम जैसे उनके पति हैं। राम भी कह रहे हैं तुम यहीं रहो, माता की सेवा करना। ना ना ना, सेवा अभी आपके साथ जाना है। राम अद्भुत व्यक्ति हैं। लक्ष्मण ने वहीं पे उनको घेर लिया, कहा रोज आप कहते हो अन्याय जहां उधर शक्ति, आज यहीं दिखाओ शक्ति। तब राम ने कहा कि ये बताओ किसको मारूं, पिता को, मां को और भाई को, 3 लोग हैं यहां, बोलो किसको मार दूं। तुम कहते हो कि अन्याय हो रहा है, अन्याय में किसको मार दूं वो ये बता दो तुम मुझे। राम नैतिकता की इसलिए प्रतिमूर्ति कहे जाते हैं। विवाद हो गया घर में, लेकिन राम ने फिर भी साहस का परिचय दिया और न्याय, वचन, सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी को प्रोत्साहित किया। देखिए इथिक्स में, इसीलिए राम राज्य की बात है। राम गद्दी के अधीन नहीं है, गद्दी उनके अधीन है। राम ने छोड़ दिया राज्य, तिनके की तरह से छोड़ दिया। कहा मैं तो पहले ही दिन कह रहा था मुझे राज्य नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे राज्य लेकर, हमें राज्य नहीं चाहिए। भरत भैया को मिल जाए बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वो तो बहुत अच्छा चला लेगा। चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ था, कोई ज्यादा छोटे बड़े नहीं, आपस में ही अंडरस्टैंडिंग बन गई, भैया आप बड़े। पहले वो आए थे, 2-3 मिनट का अंतर है सब में। अब सोचिए कि ऐसे भाइयों के बीच में राज्य का बंटवारा जब किया जाएगा, और राम को कोई फर्क नहीं था। जिस दिन राज्याभिषेक की सूचना उनको पहुंची कि नहीं आप बनाए जाएंगे, उन्होंने कहा ये तो अच्छा नहीं हुआ। चारों भाई साथ में खेले, पढ़े, बड़े हुए, शादी भी साथ में हुई चारों की, एक साथ आए, सब कुछ साथ। तो राजा मुझे क्यों मना रहे हो। राजा का पद उनके लिए काल की तरह से खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी राम राम थे। राम ने अपनी मर्यादा और नैतिकता का पालन करते हुए 14 साल वन में रहे, और उन 14 सालों में विचलित हुए बहुत बार, लेकिन फिर भी साहस, ईमानदारी, न्याय का पक्ष कभी नहीं छोड़ा। आज का आदमी होता रोज रोज गिरता जंगल में, क्योंकि उसके अंदर संयम ही नहीं है। अब सोचिए सूपनखा जैसी महिला अगर मिस वर्ल्ड बन के आ जाए और आज का व्यक्ति हो, तो कहेगा ऐसे पति तुम निकलो पहले। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूं। राम है, उन्होंने यह बात स्थापित की कि एक मर्यादा होनी चाहिए, एक विवाह की। उनके पिता के भी 3 विवाह हुए थे बाद में, इसीलिए बवाल हुआ था। यह बात राम ने समझी थी कि 3 माताएं हैं, जब पहली माता रही होंगी फिर दूसरी माता आई होंगी, तो पहली माता पे क्या असर पड़ा होगा, उनके दिमाग में क्या गया होगा। चलो ठीक है, दूसरी माता तक ठीक रहा, तीसरी माता आई होंगी तो क्या असर हुआ होगा। कैकेयी से विवाह लगभग वृद्धावस्था में पहुंचे दशरथ उस समय किया था। बाद में पैर पकड़ के रो भी रहे थे। कैकेयी कही कि छोड़ दो, राम को छोड़ दो, वन मत भेजो, बस चाहे जो कर लो। लेकिन कर्तव्यनिष्ठता, सत्यनिष्ठता राम ने निभाई। दशरथ बिल्कुल विफल हो गए, उनको समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूंगा। लेकिन राम जैसा पुत्र हो जिसका, तो उसको कोई संकट नहीं है। आज का पुत्र पिता के लिए बहुत कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नैतिकता का स्तर ही नहीं बचा है। हमने समाज में नहीं देखा, अपने परिवार में नहीं देखा ना, हमको लगता है ये तो सब किताबी बातें। भीष्म पितामह इसीलिए इतना बड़ा नाम हुए कि उन्होंने अपने पिता के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया। इसीलिए भीष्म पितामह से बड़ा कोई योद्धा उनके समय में हुआ नहीं। क्यों? उनके पिता ने वृद्धावस्था में एक विवाह किया था, और वो जो महिला थी, उनके पिता ने कहा कि अगर
इनकी इनकी विवाह हो जाएगी तो मेरे परिवार, ये जो मेरी बेटी जाएगी, इसके वंशजों का क्या होगा, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली है। तो राजा शांतनु को जब उनकी दशा देखा, उन्होंने कहा मैं विवाह नहीं करूंगा। भीष्म आए, उन्होंने कहा पिताजी आप दुखी क्यों हैं? देवव्रत नाम था, कि ऐसी ऐसी समस्या है, कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं मैं हमेशा कभी विवाह नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं जो अपने पिता, वो भी प्रेम में ही थे। जिस समय लड़के को प्रेम होना चाहिए उस समय पिता को प्रेम हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे। और फिर आप जानते हैं कि भीष्म पितामह अपने समय में बहुत अद्भुत विजेता रहे। न्याय के पक्ष में बस एक गलती कर दी, हस्तिनापुर के पक्ष में खड़े रह गए। खत्म हो गए उनके सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, न्यायप्रियता सब खत्म हो गई। एक गलत निर्णय आपको खत्म कर देगा। आपने बहुत अच्छा काम किया पूरी सर्विस में, आखिरी में जाके आप गिर गए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, आपको लगा कि क्या ही पता चलेगा, उसी में नप गए आप। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, फंस गए। फंसना तो है ही है। यह बात यहां समझने की जरूरत है कि अगर नैतिक मूल्य की बात होगी, अगर सुख की बात होगी, तो वो क्या होगा? सुख का मतलब होगा कि समाज ज्ञानवान हो रहा है कि नहीं, नैतिक हो रहा है कि नहीं। अब समाज को ज्ञानवान बनाने के लिए, नैतिक बनाने के लिए ऐसे लोगों को देखना पड़ेगा जिन्होंने समाज को ज्ञानवान बनाया है, वास्तव में बनाया है। ज्ञान का मतलब क्या है? सही और गलत का फैसला करना। नैतिक का मतलब क्या है? नीति क्या कहती है, सत्य क्या कहता है। धर्म के धुरंधरों ने किस रास्ते को चुना? क्या वो रास्ता चुन पा रहे हैं? हमारी छोटी सोच है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मर गए उसी में। लेकिन आप जिस सर्विस में जाने की बात कर रहे हैं उसमें दिल छोटा नहीं, दिल बड़ा करना पड़ेगा, बिग। बड़ा कर लेंगे तो खूब बढ़िया आंसर लिख देंगे, सब चीज जोड़ जोड़ के। संविधान के जो उद्देश्य हैं, जो प्रस्तावना में, सब आपको सब समझ में आएगा। लिंक करने लग जाएंगे आप, कहेंगे हाँ हाँ एकदम सही है, सामाजिक न्याय दिलाना है, हाँ दिलाना है। फिर आपसे काम भी होगा। तो ये चीज यहां पर आपको देखनी पड़ेगी कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा सुख जो सबके लिए हो, जो गांधी जी देख रहे हैं, जो मदर टेरेसा कह रही हैं, जो ऐसे लोग कह रहे हैं कि नहीं सुख सबके सुख में है। कैसा? समावेशी विकास हो, ऐसा समाज बने जहां पर शांति हो। तो शांति कैसे होगी? जहां समता होगी वहीं तो शांति होगी भाई। शांति कैसे? जहां जो समता हो, जहां न्याय हो, और जहां लोगों के प्रति जो दया हो, सहानुभूति हो, है कि नहीं? यह शांति की बात है। अगर हर व्यक्ति अपने सुख के लिए मरेगा तो क्या ये सब आएगा? आएगा? सोच के बताओ, नहीं आएगा। इसीलिए अपने सुख को बढ़ाने की बात की जा रही है, सबके सुख में सुखी होना। लेकिन यह बोलना जितना आसान है, करने में हालत खराब हो जाएगी कि सबके साथ हम कैसे सुखी हो सकते हैं। समावेशी विकास, हर वर्ग, सबका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर तरह का विकास होना चाहिए सबके लिए। अब समावेशी विकास ही नहीं कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं। मेरा सुख ही है महत्वपूर्ण, मैं अपने सुख के लिए मर मिटूंगा, अपने परिवार के लिए मर मिटूंगा, पत्नी के लिए मर मिटूंगा। कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी के लिए मर मिट सकता है। लेकिन जब लोगों के लिए कुछ करना होगा, कहेंगे ना हमें क्या मिलेगा इससे, तब भाई ये सर्विस आपके लिए नहीं है।
इस सर्विस में आपका काम नहीं है। इस सर्विस में आना है तो ये सोच लीजिएगा कि ड्यूटी फर्स्ट है, कर्तव्य पहले, परिवार बाद में, तब जाके फिर काम बनेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वही है कि आप अच्छा सोच भर रहे हैं कि अच्छा अच्छा सब होगा, होने के लिए फिर अच्छा नहीं होगा। और अगर आप देखें तो जो सद्गुण की बात हम लोगों ने इसके पहले किया, तो सद्गुण का मतलब क्या है? विवेक, साहस, संयम और न्याय, प्रेम, यही तो है भाई। विवेक का मतलब क्या हो गया? साहस, संयम, न्याय, प्रेम, बंधुत्व। आपके संविधान में ये सारी चीजें घूम घूम के आती हैं। अगर आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां सभी लोग अच्छे हों, सबका जीवन शांति में हो, तो वहां आपको विवेकशील समाज बनाना पड़ेगा, जो करने से पहले यह सोचे कि इसका प्रभाव क्या होगा। आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, उसमें एक लाइन लिखी रहती है जो गांधी जी का जंतर, वो बोलते हैं कि आपके कार्यों का आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इससे आपका मूल्यांकन होगा कि आपके कार्य से जो आखिरी पायदान पर सीढ़ी पे बैठा व्यक्ति रो रहा है, छोटा बच्चा, उसके आंसू पोंछे जा रहे हैं या नहीं पोंछे जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सबके लिए, आप हर चीज तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप बहुत कुछ तो बदल ही सकते हैं। इसलिए डीएम, आईएएस का पद तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जिले में अगर चाह दे कि नहीं मुझको काम करना है, तो वो दिखने लगेगा सर। कब तक कोई मक्कारी करेगा और कितनी करेगा, जब आप पीछे ही पड़ गए उसके। तो गरीबों को कंबल भी बंटने लग जाएगा, उनको भोजन भी मिलने लग जाएगा, जो चीजें आ रही हैं लेकिन हो नहीं रही, वो सब होना शुरू हो जाएगी। खजाना क्यों दिया गया है? पैसा क्यों होता है जिले में? इसीलिए होता है कि जिसकी जरूरत है, भाई आप तो समावेशी समाज बनाने की बात कर रहे हैं ना। अगर वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है? कल्याणकारी राज्य का। अगर आप ये कहें कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब क्या है? जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम नहीं है, उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। क्या यही बात है? अब सरकार व्यवस्था करेगी तो सरकार के नुमाइंदे आप हैं, अधिकारी आप हैं, और अगर आपके जो दिमाग में बात आ गई तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तमाम विधवा आश्रम होते हैं, तमाम अनाथ बच्चे होते हैं। अभी आप लोग जाएंगे तो आपको पता चलेगा, विभाग में बहुत सारी चीजें मिलेंगी वहां। कुछ लोग कहते हैं अरे ठीक है, सब चल ही रहा है ना। हर विभाग के अधिकारी होते हैं, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जो बाल विकास कल्याण अधिकारी, महिला विकास कल्याण अधिकारी। अरे सब तो अपना काम कर रहे हैं, सब उसी में अपना भी पैसा बना रहे हैं। कितना महिला विकास हो रहा है वो हम आप जानते हैं, कितना समाज कल्याण हो रहा है वो भी हम जानते हैं, जितना अल्पसंख्यक कल्याण हो रहा है वो भी हम जानते हैं। और इसके लिए सारे पैसों का आवंटन करती है सरकार, हर विभाग के पास। इन सब का पदेन मुखिया होता है डीएम। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये चाहिए जो सक्षम नहीं, उन तक व्यवस्थाएं पहुंचे। इसीलिए जो भी अधिकारी रहते हैं उनसे बात करके, पहले समझा के, बुझा के, और जब ना माने तो फिर धक्का देके भी काम कराया जाता है। धक्का देके मतलब ऑर्डर देके कि नहीं सुन रहे हो तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, इसीलिए हम तुम्हारे अधिकारी हैं, हमारे पास अधिकार है तुम्हारे ऊपर। नहीं करोगे तो करा लेंगे, या तो हटवा दो, दो ही विकल्प है तुम्हारे पास। तब वो करेगा ही करेगा।
आप जितने दिन रहेंगे वहां काम होना लगेगा, हो जाएगा। ये चीज यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। और कर्तव्यनिष्ठ और जो जो सत्यनिष्ठा है उसको समाज में स्वीकार किया जाए। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अच्छा कर रहा है, उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे, कोई ईमानदारी पे चल रहा है, सत्यनिष्ठ है, उसको बोल रहे ठीक है बहुत चल रहे हैं, क्या ही परिवर्तन कर पाएंगे। ऐसी बात आजादी के समय सोच ली गई होती तो बड़ी दिक्कत हो गई होती। गांधी जी तो एक एक लाठी लेकर ही घूम गए देश में, इसी कर्तव्यनिष्ठता, इसी सत्यनिष्ठता और अपने साध साधन की पवित्रता से देश के लिए लाखों लोगों की फौज खड़ी कर दी, जो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए। महिलाएं अपने घर से बाहर निकल गईं। ये समझना पड़ेगा, इसको हमें अपने मूल्य के रूप में स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके सुख, जिस सुख की आप कल्पना कर रहे हैं वो सुख आपको मिल पाएगा। और लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है भाई? सबकी समानता, बराबरी, भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्यायपरक समाज, सब कुछ भाई, सबका विकास, हर चीज तो उसमें शामिल है। जो भी ऐसे वर्ग हैं जो हाशिए पर है, जिनका विकास उतना नहीं हुआ, महिलाओं के लिए उनको किसी जो जो जाति विशेष में रख के ना देखा जाए। हर समाज की महिलाएं एक ही तरीके की हैं, उनके लिए विशेष रूप से क्या कार्यक्रम है, बच्चों के लिए क्या कार्यक्रम है, अब ये सारी बातें भी आपको दिखेगी। फिर संवैधानिक मूल्य क्या है? आपके संविधान निर्माताओं के मन में क्या था? वो कल्पना करके बैठे थे कि भारत एक ऐसा देश होगा जहां सबके लिए न्याय मिलेगा, जहां अमीर और गरीब की खाई नहीं होगी, जहां के नेता पैसे की तरफ देखते नहीं थे। इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन में जिन नेताओं ने संघर्ष किया, उन्होंने पद के लिए संघर्ष नहीं किया, देश के लिए संघर्ष किया। आज तो संघर्ष इसीलिए है पद के लिए। संविधान के निर्माताओं के मूल में यही था कि भारत एक बहुत अद्भुत देश बनेगा, इसीलिए मूल्य रखे गए, संवैधानिक मूल्य, उन मूल्यों पर देश चलेगा। इसी के लिए अगर आप देखें तो प्रस्तावना आपकी है, तो हम वहां से मूल्य लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे। आप कब जो सुख की अनुभूति करते हैं, अगर मैं आपसे बात पूछूं कि आपको कब सुख की अनुभूति होती, तो कब होती है? सभी लोग बताओ, अपना अपना सुख की अनुभूति कब होती है? कब होती है सुख की अनुभूति? जब बढ़िया नींद आ जाती है, बढ़िया खाने को मिल जाता है, आज बढ़िया घी वाली एकदम बढ़िया रोटी मिली, मजा ही आ गया बड़े दिन के बाद। मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, राजस्थानी तो बाजरे की रोटी में फिदा है, खा खा के मस्त है, कुछ दो चाय ना दो। हमारा पार्टनर, एक बार हम जब यहाँ रहते, राजस्थान का एक पार्टनर था, तो बड़ा आराम कराया हमें, खूब घी खिलाया, हाँ खाओ, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। उसमें खुश है, क्या वो सुख है? क्या है सुख? हाँ, लेकिन उस सुख पे हम कितनी बात करें, वो तो मजदूर को भी मिल रहा है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आपके लिए क्या है? देखिए, ये कह रहे हैं अकाउंट में हमारे कुछ जो क्रेडिट हो तब हम सुख की परिभाषा समझते हैं। आप लोग भी इसी बात से सहमत हैं? अकाउंट में क्रेडिट हो कुछ तब सुख, हाँ होता है, उसमें भी ये बात नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं। अकाउंट में क्रेडिट होता रहे लगातार, वो भी सुख ही है। लेकिन असली सुख क्या है? जैसे सबके चेहरे पर प्रसन्नता, ये असली सुख है। असली सुख क्या है? वास्तविक सुख,
सबके, ये कह रही हमारी वजह से कोई दुखी ना हो, ठीक कह रही है। सबके, सबके सुख में अपना सुख देखना। देखो हो तो ये भी सकता भाई, सबके सुख में अपना सुख देखना। दो प्रकार के सुख होंगे, एक तो व्यक्तिगत सुख होगा। व्यक्तिगत सुख को नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि व्यक्तिगत सुख की जरूरत नहीं है, व्यक्तिगत सुख है, लेकिन केवल व्यक्तिगत सुख पे ही रुक जाना यह दिक्कत कर जाएगा। जब आप ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे समावेशी समाज, जहां पे सबके लिए न्याय, जहां सबके लिए समानता, जहां सबके लिए बंधुत्व, तो वहां पे सबके सुख के साथ आपको सुख मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण, आप किसी गरीब बस्ती में गए जहां लोगों के पास भोजन करने के लिए पैसे नहीं है या एक समय भोजन करते हैं। आप उस बस्ती में गए, आपने वहां पे खूब बढ़िया खाना बनवाया और सबको खिलवाया। आप उस समय जो आपको अनुभूति होगी ना, उसका वर्णन नहीं कर सकते आप, वर्णन होगा ही नहीं, क्योंकि उस सुख में ना आपको अंदर से अनुभूति हो जाएगी, अच्छा लगा, चलो ठीक है। जो लोग भंडारा करवाते हैं उसमें उन लोग को भी हल्का सा फील होता है, लेकिन उसमें जो यहां तो सब सक्षम है, जो यहां भंडारा मुखर्जी नगर में चल रहा है, यहां पे सब सक्षम जाग खा रहे हैं कि एक टाइम का पैसा बचे कम से कम। जो है हलवा मिल रहा है बढ़िया, तुरंत उड़ा दिया, पूरी सब्जी सब खा लो, चलो क्या ही दिक्कत है। सक्षम व्यक्ति जो है, जो खा सकता है, वो भी खा रहा है। इस तरह के भोजन का मतलब है कि जो सक्षम नहीं है वो खाए, उसके लिए है वो। और जिसके पास पेट में भूख है उसको भोजन मिलेगा, तो वो भोजन करेगा, उसका खून बनेगा, उस खून से वो जिएगा, अब उसकी आत्मा आशीर्वाद देगी। समझ पा रहे हैं? ये सुख अलग है। अब इस सुख को महसूस करने वाले लोग उसी में निकल गए। क्या करें? लेकिन आपकी दुआ में कोई भूख उतनी नहीं है ना, आपको भूख नहीं थी, आप केवल गए हैं वहां। आप तो वहां से जो आए हैं सुबह में अपने पीजी से, 3-4 पराठा खा के चले थे आप केवल आनंद के लिए गए थे, नहीं खाए थे कुछ भी। कोई बात नहीं, तो आशीर्वाद दे देना उसको, नहीं खाए थे आशीर्वाद देना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप देखें कि आपने कोई जो सामाजिक न्याय किया, आर्थिक न्याय किया, उससे क्या फायदा, उससे आपको जो सुख मिले, सामाजिक न्याय या आर्थिक न्याय, ये जब आप किसी को दें, अगर अधिकारिता में है आपके, तो फिर कैसा लगेगा? ये भी सुख होगा। ये सारी चीजें ना अभी आपके लिए है नहीं संभव, अभी आप नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन आप जब अधिकारी बनेंगे सारी चीजें आपको करनी है। जो सामाजिक न्याय देना, हर व्यक्ति को मुख्य धारा में लाना, आर्थिक न्याय देना, उसको सक्षम करना, उसको रोजगार से जोड़ देना, अगरबत्ती फैक्ट्री लगवा देना। अगरबत्ती फैक्ट्री हमारा एकदम जो पेट है, अगरबत्ती की फैक्ट्री लगवाते हैं हम। अगरबत्ती की फैक्ट्री, कपड़े का कोई काम, उसके लिए बहुत ज्यादा जो महिलाओं के शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, हर महिला को आता है कपड़ा काटना। सब सक्षम हो जाएंगे, सब सक्षम, सब बढ़ने लगेंगे। भाई बहुत सारे काम हैं, अधिकारी चाह दे तो क्या से क्या ना कर दे। इतनी पढ़ाई क्यों कराई जा रही है तुम्हें? इसीलिए तो पढ़ा रहे इतनी नैतिकता। तुम सेलेक्ट होके जाओ तो तुम्हारा दिमाग काम करने लगे बिजली की तरह से, ये भी करना है वहां, तो ये चीज आपको दिखाई देगी। और कानून का पालन करें, करवाएं, उसमें भी ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे, आप जहां हैं वहां पे आपकी बातें मानी जा रही हैं, कानून का पालन हो रहा है, तो आपको अच्छा लगे, उसमें भी सुख है। कानून का पालन, भाई अगर हर व्यक्ति कानून का पालन करे तो समाज
जो अनैतिक नहीं होगा, असभ्य नहीं होगा। अब कोई कानून का पालन करा रहा है, उतरी महिला गाड़ी मारी 2 थप्पड़, कह रही कि हमको देखा नहीं, हम बैठे थे गाड़ी फिर भी रोक लिया मुझे। तो कानून का पालन करा रहा था और तुमने क्या किया। आज के समय बड़ी समस्या है कानून का पालन करवाना भी लोगों से। ओवर स्पीड गाड़ी जा रहे हैं, रोके ही नहीं, आया कोई सामने गिर गया, उसके बाद भी नहीं रोक रहे हैं, आखिरी समय रोक रहे हैं कि जब उसके ऊपर जो चढ़ने वाली है। क्यों है कि नहीं? इसको तो इसी क्रम में जो एक बार चोट भी लगी थी, यहां घटना हुई थी, एक्सीडेंट हो गया था, कोई पीछे से आया और ये गिर गई। यही चल रहा है अभी, किसी को मतलब नहीं, इसके पास आगे बढ़िया थार वो लगा रखा है कि एकदम स्पीड में चलेंगे चाहे जो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानून का पालन भी अगर हो और आपके द्वारा हो जाए आपको अच्छा लगेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, अब ये तो फैशन है, अब तो बहुत सारी चीजें चल रही है। और क्या है, हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखिए, तो इससे क्या होगा, इससे भी आपको प्रसन्नता मिलेगी। हर व्यक्ति की गरिमा, अब जिसको जो गरिमा का अच्छा ख्याल रखना है, अगर वही जो गरिमा को अच्छा ना रखे तो क्या होगा। भारत के हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि उसको गरिमा में जीवन जीने का हमने अधिकार दिया है अपने संविधान से। आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के गरिमा में जीवन जीने के अधिकार को छीन सकें। अधिकारी क्या कर रहे हैं, मुर्गा बना दे रहे हैं, मुर्गा बनाया, तुम मुर्गा बन जाओ, चलो मुर्गा बनो। शक्ति आती है ना, दिमाग वैसे ही गर्म हो जाता है। मैंने आपको बताया है, प्रभुता पाहि काहे मद नहीं। दुनिया में आज तक कोई जन्मा नहीं जिसको पद दे दिया गया और वो मद में ना आया, है ना। अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर किसी को चेक करना है तो उसको दे दो पद, अपने आप पता चल जाएगा कि उसकी क्या स्थिति है। हाँ, और लोगों की बेइज्जती करने में क्या फायदा है भाई। ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो अपनी स्थिति, आए हैं खा पी के जो निकल लेंगे, यहां पे कोई रुका नहीं है, रहना नहीं देश बिराना है। यहां अच्छा कर जाएंगे तो लोग याद करेंगे, और अच्छा नहीं कर पाएंगे, आप जैसे बहुत अधिकारी आए और गए, यहां कोई किसी को नहीं पूछता। इतिहास उसका जो नाम अमर करता है जिसने वास्तव में लोगों के लिए कुछ कर दिया। उसके लिए प्रचार की जरूरत नहीं है, आप रील नहीं बनाएंगे तब भी काम चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे अधिकारी जिनकी रील नहीं बन रही है, तो क्या वो सब काम नहीं कर रहे हैं क्या? और खूब कर रहे हैं, डंके की चोट पे करते हैं, उनको किसी के प्रचार की जरूरत नहीं है। और जहां रहते हैं अपने हिसाब से काम करते हैं, और सरकार को ही पता है। लेकिन आज के समय क्या चल रहा है, एक आदमी पीछे लोग लेके चल रहे, तो फोटो खींचते रहियो, रील बना ले और तुरंत अपलोड। हाँ, करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो यहां क्या है, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखने वाला, इसमें सुख हो। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो कार्य आगे बढ़ावा दें उसमें भी सुख मिले। राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, भाई अगर ये बात नहीं होती तो लोग हंसते हुए ना फांसी चढ़ गए होते। इस राष्ट्र को बनाने के लिए भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए, और जो ये बोल के चढ़े कि आजादी ही मेरी दुल्हन है, ये फांसी का फंदा नहीं है, दुल्हन है मेरी। क्या बात है, मतलब ये समझना पड़ेगा कि देश बनाने वालों ने इस देश के लिए अपने आप को 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मरना क्या होता है।
ऐसे लोग ही सत्यनिष्ठ हैं, ऐसे लोग ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, जिन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं मरे, देश के लिए मरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए भगत सिंह फांसी चढ़े थे। ऐसा व्यक्ति तो कई सौ वर्षों में जन्म लेता है। भगत सिंह मतलब अद्भुत व्यक्ति है अपने समय के, क्योंकि महात्मा गांधी जी की विचारधारा, उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन फिर भी उनके अंतःकरण ने जो कुछ भी उनको कहा वो उन्होंने किया अपने हिसाब से। ये बात यहां पे कहने की है कि भाई अगर ऐसी चीजें हैं, इससे भी सुख होगा। एक सुख ये है कि केवल जो हमें सुखी करता है, एक सुख ये है जिससे राष्ट्र समृद्ध होगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। लोग मुस्कुराते हुए दिखेंगे, आपको मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। आनंद तो यही है ना, और कुछ है आनंद? खो गए हो कि यहीं हो? तो ये बात यहां पर कही जा रही है। और सतत विकास, फिर सामाजिक सशक्तिकरण, ये सारी चीजें भी इसी में आएंगी। जो सतत विकास, सामाजिक सशक्तिकरण, ये सारी चीजें अगर आपके द्वारा होंगी तो वो भी सुख पैदा करेगा। एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, आप सुख को किस रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? आप सुख को किस रूप में स्वीकार करना चाहेंगे? वैसे तो आपके मन में यही है भौतिक सुख, लेकिन लिखते समय यहां मानसिक सुख के ही ऊपर जाएंगे आप। वहां मत कह दीजिएगा कि सर्विस में ले लो, फिर बताता हूं क्या चाहिए मुझे, अभी नहीं पत्ते खोलूंगा। हम्म ये भी होगा। इसमें क्या है कि एक तो हो गया आपका व्यक्तिगत सुख, एक उसमें भी जो मानसिक सुख क्या है, मानसिक सुख आपको व्यक्तिगत भी हो सकता है। आपने पुस्तक पढ़ी, उससे हो गया, आप घूमने कहीं गए, उससे हो गया। लेकिन सुख की और विस्तृत परिभाषा है। सुख का मतलब क्या है? सबके सुख। अब ये जो सबके सुख में है, जब स्व मिटेगा तब ये चीज आएगी। हां, जो कुछ भी आपको यहां पे फील करना है वो नैतिकता के लिहाज से अगर वो सुख की परिभाषा में आएगा तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। अगर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सामाजिक सुखों का समावेशन, एक तो ये हो गया कि जो इनिशियली हमको सुख हो रहा है, व्यक्तिगत सुख, हम सब इसी पे टिके। लेकिन सुख की ये परिभाषा लिमिटेड परिभाषा है। ठीक, सुख की परिभाषा असली क्या है? जहां सबके सुख से हम जुड़ गए। वास्तव में नीति शास्त्र जो बात करता है सामाजिकता की, कि समाज में सबके सुख को प्रोत्साहित करने वाले कौन से कार्य हैं, किस तरीके से हम सबके सुख के साथ खुद को जोड़ ले, तो फिर हमको सुख प्राप्त होगा, और वही वास्तविक सुख होगा। इसी से उपयोगितावाद का भी दर्शन आता है। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, वो कार्य अच्छा होगा, शुभ होगा, जिससे अधिकतम लोगों को सुख मिलेगा। वह कार्य अच्छा नहीं होगा, जिससे बहुत कम लोगों को सुख मिलेगा। यहां पर अपने सुख को छोड़ना भी पड़ सकता है कभी कभी। व्यक्तिगत सुख इस लिमिट पे आने के बाद पीछे छूट जाएंगे। भाई गांधी जी को देखिए आप, क्या है व्यक्तिगत सुख उनके जीवन में, लेकिन सबके सुख के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कष्ट भी उठाए, लेकिन आगे चल के क्या रिजल्ट निकला? सबको एक बेहतर स्थिति में लेकर आने में सफल हुए। क्या बात समझ में आई? आई बात समझ में? ठीक, तो ये चीज यहां पर आपको दिखाई देगी। अच्छा एक बात बताइए, कानून का पालन करना चाहिए कि नहीं? एक प्रश्न आपने लिखा, अभी एक प्रश्न लिखिए।
लिख लिया। आप सुख को किस अर्थ में स्वीकार करेंगे, इसको लिख के दिखाना। आप सुख को किस अर्थ में स्वीकार करना चाहेंगे। आप सुख को किस अर्थ में, आप सुख को किस अर्थ में स्वीकार करना चाहेंगे। आप सुख को किस अर्थ में स्वीकार करना चाहेंगे। अब एक बार बताइए, कानून का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक, कितने लोग ये कह रहे हैं कि करना चाहिए, हाथ उठाइए। कानून का पालन करना चाहिए अकेले, अच्छा, मतलब लगभग लोग ये उठा रहे हैं हाथ। ठीक है, ठीक है। अंग्रेजों के कानून का फिर हमने क्यों विरोध किया, कानून का तो विरोध किया ही ना। हम्म हम्म ठीक है, चर्चा करते हैं इसी विषय पे। एक खुली चर्चा होगी, कानून का पालन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दो पक्ष हमारे पास आ गए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसी परिस्थिति हो वैसा पालन होना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं होना ही चाहिए। यही तो बात निकल के आई है। ठीक है, आइए, अगर आप देखें तो सुकरात क्या कहता है। सुकरात कहता है कि कानून का पालन होना ही चाहिए, कानून का पालन नहीं होगा तो समाज अनैतिक हो जाएगा। जो अभी आपने कहा, सुकरात ने कहा कानून का पालन होना ही चाहिए। होना ही चाहिए का मतलब जोर दे रहा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज अनैतिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ठीक बात। चलिए सुकरात जी, आप अच्छा कह रहे हैं, आपकी बात मान ली गई। अब इनके आधार क्या है ऐसा कहने का। ये कहते हैं क्योंकि जब भी कानून का उल्लंघन होगा तो अव्यवस्था फैल जाएगी। कानून का उल्लंघन होगा तो क्या होगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक बात। दूसरी बात क्या होगी, अव्यवस्था के साथ साथ अगर आप देखें तो लोगों की स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात हो जाएगा, अधिकार लोगों के बाधित होंगे, और जब अधिकार बाधित होंगे तो स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। मतलब लोगों के अधिकारों में बाधा पड़ेगी, फिर जो स्वतंत्रता है उसमें भी बाधा आ जाएगी। आ जाए नहीं आ जाएगी, ऐसे ही थोड़ा सा तुम लोग भी फ्रेम कर लेना, ठीक है। तो बाधा आ जाएगी, फिर क्या होगा, और कानून की उपेक्षा इस बात का संकेत करेगी कि सत्यनिष्ठा और जो कर्तव्यनिष्ठा की उपेक्षा होने लगेगी। सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की भी उपेक्षा हो जाएगी। सत्यनिष्ठा और कर्तव्यनिष्ठा की उपेक्षा। इसका मतलब ये है कि आपने किसी अपराधी को पकड़ के आप लेकर आए कानून के तहत और किसी ने छोड़ दिया,
तो फिर हम क्यों करेंगे कार्य? हमने अपनी जान पे खेल के उसको पकड़ा। हमने तो इसी चीज को मान के ही सारा काम किया कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसके ऊपर भी फिर उपेक्षा की बात आने लगेगी कि फिर कानून का मतलब ही नहीं है, जो कुछ होता है ये अपने हिसाब से कर लेते हैं। ये बात यहां पर जो समस्या होगी, इसीलिए सुकरात कह रहा है कि नहीं, कानून का पालन होना ही चाहिए। लेकिन अब महात्मा गांधी पे आइए, सीधे आ जाइए महात्मा गांधी। महात्मा जो गांधी जी हैं वो क्या कह रहे हैं और किस एंगल पे कह रहे हैं, ये भी समझने की बात होगी। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में कानून का पालन करना अपने आप में अनैतिक हो जाता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन परिस्थितियों में कानून का पालन किया तो फिर मौन होना अपने आप में अपराध हो जाएगा। अन्याय का समर्थन करना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थितियां क्या है? कोई ऐसा कानून बने जो व्यक्तियों के विकास को बाधित कर दे, जिनसे हमारे समाज का विकास बाधित हो जाए, नागरिकों का विकास बाधित हो जाए, ऐसे कानून का विरोध करना हमारा नैतिक दायित्व है। आ जाइए। इसीलिए जितने आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में यही बात रखी जाती है। भाई आपके नजर से अगर अधिकारी हैं, आपके नजर से तो यह है कि मैं तो कानून का पालन करा रहा हूं। जो सामने वाला आपका विरोध कर रहा है, चाहे वो अलग अलग जो भी उसके विषय हैं, वो अपने विषय पर इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको लग रहा है कि ये हमारे लिए, हमारे समुदाय के लिए अधिकारों की कटौती है या अधिकार छीनने का प्रयास है। तो गांधी जी ने इसीलिए इस बात को रखा कि भाई नैतिक दायित्व है उसका विरोध करना, और वो विरोध होना चाहिए। जैसे आप देखें तो नमक कानून का गांधी जी ने विरोध किया। क्यों? नमक सबके घर में खाया जाता था। नमक ऐसी मूलभूत चीज थी, उसके बिना नहीं काम चलता था। नमक जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग सबसे अलग था, और इसलिए नमक को लेकर उन्होंने एक ऐसा विषय बनाया जिससे पूरे देश को जोड़ा जा सके। तो यह बात समझ में आई। इसके अलावा अगर कोई नस्लीय भेदभाव कर रहा है, ऐसा कोई कानून है जिससे नस्लीय भेदभाव हो रहा है, तो क्या होगा? उस कानून का विरोध होगा। जैसा अमेरिका में हुआ, जैसा यूरोप में हुआ। मार्टिन लूथर ने, अगर आप देखें तो इसी तरह से किया। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में किया। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में किया। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से अगर कानून भी बन के आ गया, सरकार ही कोई कानून बना के लेके आ जाए और कह दे कि भाई सबके अधिकार कल से खत्म, तो लड़ जाएंगे, क्रांति पैदा कर देंगे। नहीं, इमरजेंसी में नहीं किया हमने। 1975 में चूल्हे हिल गई सरकारों की, सत्ता भी चली गई। ये समय होता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोहरा समय के घर घर का नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अगर ये बात नहीं बोली गई होती, जयप्रकाश नारायण नहीं उतरते, बूढ़ा आदमी एकदम उतर गया, नवयुवकों को पता ही नहीं है कि अब क्या करना चाहिए, बूढ़ा आदमी उतर गया, 80 साल का बूढ़ा, कहा गांधी जी के साथ हम लड़े हैं, क्या चिंता करते हो? पटना का गांधी मैदान
वहां से उकार भरी, इंदिरा गांधी हिल गई यहां। ये चीज समझनी पड़ेगी। आप अधिकारी होंगे, ये भी कंडीशन। अब उसमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या उनके अधिकार तो नहीं छीन रहे हम। लोकतंत्र में यह भी अधिकार है कि अपनी बात रखने का अधिकार भी है। शांतिपूर्ण ढंग से जब तक कोई आंदोलन चल रहा है उसको चलने देना है। बस उनको यही समझाना है, हिंसा मत करना बेटा। हिंसा करोगे फंस जाओगे, हम पकड़ लेंगे तुमको। हिंसा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। इसलिए बात रखनी है, रखो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे साथ खड़े। पीछे बोल दिया हम साथ हैं। कोई मुद्दा हो, तमाम आंदोलन होते ही आप जानते हैं। कभी कोई आरक्षण का आंदोलन हो जाएगा, कभी ये आंदोलन हो जाएगा। आप अधिकारी रहेंगे तो आपके सामने आएंगी बातें। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई ऐसा कानून जो स्वतंत्रता को बाधित करे, हमारे अधिकार छीन ले, तो उसका विरोध करिए, यह भी नैतिक है। अगर आप देखें तो तमाम ऐसी कोई जो संधि हो जाए जिसके तहत किसी खास क्षेत्र के अधिकार किसी खास जो देश को दे दिए जाए, कोई ऐसा कानून आ जाए, जैसे कोई प्रत्यर्पण की संधि आ जाए, जैसे हांगकांग को अगर आप देखें तो ब्रिटेन का उसमें रहा, बाद में उसको हांगकांग को उसकी अधिकारता चाइना को दी जा रही, उससे वहां पर बहुत ज्यादा विरोध है। कानून बनाने से नहीं कानून बन जाएगा, कानून के बनाने के साथ उसकी नैतिकता कितनी है और वो समावेशी विकास के साथ जुड़ा है कि नहीं है, उससे सामाजिक न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उससे आर्थिक न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी देखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? कुछ लिखना चाहते हो? हाँ, कुछ लोग लिखने के लिए, हाँ सर कुछ लिख लिया जाए। लिखवाने में मजा तो नहीं, फिर भी लिख ही लो, लिख लो। सुख में लिखो। सुख को नैतिक सुख के रूप में, सुख, सुखी हेडिंग डालिए, सुख, सुखी जीवन की कथा रही। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो ये पूरी दुनिया सुखी है और ठीक है, आप सब दुखी हैं और वो सुखी हैं, या वो दुखी हैं आप सब सुखी हैं। वो वही कबीर, कबीर की बात हो रही, उन्होंने ही कहा है कि सुखिया सारा संसार है, बढ़िया खाता है और सोता है, मैं जाग रहा हूं, पूरी दुनिया को देखकर मैं विचलित हूं, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पूरी दुनिया को देख के वो दुखी है, लेकिन आप किसी को देख के दुखी नहीं है, आपके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी चमड़ी मोटी है, कोई असर नहीं आता, कोई संवेदना नहीं किसी घुसती। ठीक है, लिखिए सुख। सुख क्या है लिखिए। सुख को नैतिक सुख, सुख को नैतिक सुख और मानसिक सुख के रूप में, सुख को नैतिक सुख और मानसिक सुख के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। सुख को नैतिक सुख और मानसिक सुख के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे एक ज्ञानवान, जिससे एक ज्ञानवान और नैतिक समाज बनाया जा सके, जिससे एक ज्ञानवान और नैतिक समाज बनाया जा सके।
उस समाज में सद्गुणों का मूल्य होगा। उस समाज में सद्गुणों का मूल्य होगा। उस समाज में सद्गुणों का मूल्य होगा और अपराध मुक्त होगा। वो समाज कैसा होगा? अपराध मुक्त होगा। और समाज अपराध मुक्त होगा। और समाज अपराध मुक्त होगा। तो क्या समझे? ऐसे समाज की बात कर रहे हैं। यहां पे सुख की परिभाषा लिमिटेड स्तर पे नहीं रखी हमने। वैसे सुख क्या है? व्यक्तिगत ही होगा। लेकिन अब यहां पे सुख का मतलब यह है कि तुम्हें हर व्यक्ति के सुख में आपको अपना सुख ढूंढना पड़ेगा। ये ढूंढना कठिन है। कोई और खाए पेट आपका भर जाए, ये हो सकता है क्या? लेकिन एक समय के बाद होने लगेगा। आप कहें कैसे होगा? ये होगा भाई। एक समय के बाद जब बहुत बड़े स्तर पर रहेंगे, आपको बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 रोटी खाएंगे आप, और पूरी दुनिया की व्यवस्था करने पे आपको चिंता होगी सबको भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अभी मैं जी रहा हूं, ये भी भाव आ जाता है। अभी मैं जी रहा हूं, मेरे जीते रोटी मिलेगी सबको। माता पिता इसी के रूप होते हैं भाई। आप कहते हैं जो माता को संतुष्टि हो जाती है, उसका ही पेट भर जाता है। तूने खा लिया, मुझे अच्छा लग गया। नहीं कहती मां? अभी आप लोग सोच रहे थे कैसे ऐसे हो सकता है। अरे बिल्कुल हो जाता है। मानसिक स्तर पे भी तो सुख मिल ही रहा है ना। खाते हुए देख के हमारी दादी, जब सारे लोग खाना खाते थे, खाती नहीं थी वो सबको देखती रहती थी। कौन भैया कितना खाया, कितना खाया, उसने इतना खाया। अच्छा कि आज बहुत दिन के बाद अच्छे से खाए। तो गांव के बुजुर्ग बरगद थे, उनके स्नेह से जो परिवार चला करते थे। आज तो लोग स्नेह देने और लेने में दोनों में बच रहे हैं, क्योंकि सारा स्नेह यही उड़ेल दे रहे हैं। घर तक मामला पहुंच ही नहीं पा रहा है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कहां से क्या हो रहा है। क्या करें? जो है वो तो समझना पड़ेगा ना भाई आपको। पहले के लोगों से सीखे बहुत ज्यादा हैं। पहले के बुजुर्ग, महिला और पुरुष दोनों ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा बहुत सारी चीजों को रखा गया है। समाज के लिए नैतिकता के नियमों को भी उन्होंने बनाया। तो यहां यही बात रखी जा रही। तो उदाहरण क्या कर सकते हैं? गांधी जी का राम राज्य। इसी सुख पर उदाहरण क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए गांधी जी का राम राज्य की संकल्पना देख सकते हैं। उदाहरण के लिए गांधी जी के राम राज्य की संकल्पना देख सकते हैं। तो राम राज्य का मतलब क्या है भाई? सबके साथ समान, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूं व्यापा। राम राज्य की शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। और अगर ये सुख आपको समझ में आ जाए तो आप मदर टेरेसा बन जाएंगे। आप हंस रहे हैं। आप नेल्सन मंडेला बन जाएंगे। आप गांधी जी बन जाएंगे। आप अन्ना हजारे बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे? ये सुख अगर आपको हो गया महसूस, सुख की परिभाषा ये होती है भाई। अब तक तो हम ऐसे ही मरे जा रहे थे अपने सुख के लिए। सुख का असली रूप क्या है? ये है, ये सुख है। और अगर इस सुख को अपना लिया, नैतिक सुख को, मानसिक सुख को अपनाना बड़ा कठिन है, क्योंकि अपने को कुछ नहीं मिलेगा। और जहां अपने कुछ नहीं मिलता वो अपनाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमारी आदत है, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। इसीलिए स्वार्थवाद भी आता है। पहली बात ही है खुद के लिए, मेरे लिए क्या है। यहां कपड़ा आता है, पहले लोग पूछते हैं मेरा कपड़ा कहां है। सबका कपड़ा कहां गया उससे कोई मतलब, मेरा कहां है। बच्चा पहले अपना पकड़ता है, अपना मिल गया, बाकी किसी का आया नहीं आया उससे लेना देना नहीं है। मम्मी का आया नहीं आया,
छोटी बहन का आया कि नहीं आया, बड़े भैया का आया, हमारा आ गया ना, पापा मुझे मानते हैं, हो गया। ये स्वार्थी मनुष्य स्वभावतः स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ में से ही परमार्थ निकालना है। अपने स्वार्थ से ऊपर उठने की जो प्रक्रिया बात है यहां पर नैतिक सुख की, मानसिक सुख की, वही प्रक्रिया है। क्या बात समझ में आ गई? अगली बात लिखिए। इस सुख को सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के रूप में स्वीकार किया जाए। इस सुख को सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के रूप में, सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय के रूप में स्वीकार किया जाए। अगला पॉइंट, सद्गुणों के रूप में, सद्गुणों के रूप में संयम, साहस, विवेक, न्याय, संयम, साहस, विवेक, न्याय, प्रेम, बंधुत्व, मित्रता, सब जोड़ दिए जितना पढ़ाया आप को स्वीकार किया जाए। इसमें से एक भी चीज आपको मिल गई ना, बहुत बढ़िया कर जाएंगे, लेकिन मिलने की संभावना बहुत कम है। प्रेम, बंधुता और मित्रता। मित्रता भी बताई थी ना इसके पीछे, जो सद्गुणों में मित्रता नहीं बताई थी। हाँ, मित्रता भी सद्गुण है। मित्रता करिए तो सोचिए मत, अगर कर लिया तो निभा दीजिए। झूठ मूठ की मित्रता मत करिए, टाइम पास मत करिए झूठ का। टाइम पास करने से कुछ नहीं मिलेगा, आप उसका भी टाइम खा रहे हो, आपका टाइम खा रहा है, बाद में दोनों टाइम खा के अपना अपना टाइम लेके निकल लेंगे। भाई आप बताओ, व्यवहारिक बात है कि नहीं है ऐसा? और जहां मित्रता में आपने देखा कि अगर आपने दो चीजें जो मित्रता मैंने बताई थी, एक उपयोगिता, दूसरा हाँ क्या, उपयोगिता के बाद और क्या बताया था उसमें मित्रता में? सौहार्द बताया था। एक तो उपयोगिता, अगर आपने संबंध ऐसे बनाए मित्रता में जहां उपयोगिता और अपने लाभ, आवश्यकता के अनुरूप आपने संबंध बनाए, तो मित्रता नहीं है वो। मित्रता में एक चीज और जुड़ती है, चरित्र, कैरेक्टर। चरित्र कैसा है, ठीक है तो अच्छा है। अगर मान लीजिए कि एक ही जैसा जो दोनों का कैरेक्टर है, दोनों एक दूसरे को ठगेंगे, दोनों एक दूसरे को ठगेंगे, और तब तक ठगेंगे जब तक पूरा ना ठग लें। तो ठीक है, ये भी समझ लीजिए, बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में आ गया ये बात। अगली बात इसमें लिख दीजिए, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा को भी स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार किया जाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा और सत्यनिष्ठा को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए।
आपको कब सुख की अनुभूति होती है? अगला पॉइंट बनाइए आप, या हमको ऐसे लिख दो, हमको कब सुख की अनुभूति होती है? हाँ, एक पॉइंट बनाइए। हाँ लिख दो, सुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति लिख दो। आपको कब सुख की अनुभूति होती है, या सुख की अनुभूति लिख दो, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आप अधिकारी बनेंगे तो एक ही होगा सुख, जो सच्चाई का सुख, जो आप सोच रही ना बार बार, ये जो समस्या बार बार आ रही है, खड़ी हो रही है, वो इसीलिए आ रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं सुख क्या मेरे लिए या तेरे लिए। अभी लिखने वाले सुख से ना धीरे धीरे आप इसी सुख पे आएंगे, लेकिन ये महान लोगों के जीवन में उतरता है ये सुख। अब महान कोई बनना नहीं चाहता, महानता क्यों लेना, ठीक है लिख लीजिए, जो लिखने के लिए लिख लीजिए। जब दूसरे के चेहरे पर खुशी देखी जाए तो सुख हो। जैसे हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आप हंसते हैं, हमें बहुत मजा आती है। अब कुछ हो चाहे ना हो, हमें अच्छा जरूर लगता है। आप मुस्कुराते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सुख है भाई, अंदर से आ रहा है, मुझे सुख है। दूसरों के चेहरे पर खुशी देखकर उत्पन्न होने वाला सुख। दूसरा, जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय में योगदान दें। दूसरा पॉइंट, जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय में योगदान दें। कुछ लोग कह सकते हैं इसमें क्या सुख मिलेगा सर, हमको क्या फायदा? जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय में योगदान दें। आपने समाज के ऊंच नीच में लोगों के जीवन को अच्छा बनाया, रोते हुए को हंसता हुआ बना दिया। गांव की बुधिया ने पैर पकड़ लिया आपका कि मैडम आप आई, जीवन में बाहर आ गई, आप मुस्कुरा दिए। हाँ, आर्थिक न्याय आपने दिया, आपने सारी पेंशन दिलवा दी, हर काम करा दिया, आके वो प्रसन्न हो गए कि मैडम बहुत अच्छा लगा। अब ये क्या है? ये भी सुख है। अब हो सकता है कोई कहे हमको क्या मिलना, हम क्यों सुखी होंगे भाई, हो सकता है। लेकिन अभी यहां एथिक्स पढ़ रहे हैं, यहां पर आपके भीतर से यही पन आना चाहिए, जो सबके सुख में हम सुखी होंगे। अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम केवल अपने सुख के लिए जीना चाहते हैं। हमारा सुख ही सबसे ऊपर है। और क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का पालन कराने में सुख। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का पालन। किसी को इज्जत देने में भी सुख हो सकता है, और इज्जत दिलवाने में। जैसे मान लीजिए आप अधिकारी हैं, आप गए गांव में, एसडीएम भी गया साथ में, गांव के लोग आए, बुजुर्ग आए, आपने एसडीएम से कहा कि पहले इनको बैठवाओ, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बिठाओ पहले। जब आप गरिमा देंगे तो सामने वाले को भी ये फील हो जाएगा कि आदमी सम्मान करता है और दूसरे के रिस्पेक्ट से अपनी रिस्पेक्ट को जोड़ता है। जो दूसरे की रिस्पेक्ट में अपनी रिस्पेक्ट नहीं जोड़ेगा, वो थोथा चना है जो खूब बजेगा लेकिन होगा कुछ नहीं उसमें। दूसरों को सम्मानित करने में खुद को भी सम्मानित महसूस हो ही जाता है, और दूसरे को अच्छा जीवन सम्मान। आप ऐसे सोचिए, आप गए डीएम हैं, आप गए गांव में, जो भी बुजुर्ग लोग हैं, आपने सबको जाके नमस्ते किया। भाई वो आपके कर्मचारी नहीं हैं भैया, वो देश के नागरिक हैं, आप उनकी सेवा के लिए बैठे हैं। मजाक थोड़ा ना हो रहा है। आप सोच रहे हैं मैं तो आई बत्ती लगा के, अब तो बत्ती खत्म ही हो गई, ठीक किया। बत्ती ने और बवाल कर रखा था, हूं बत्ती जला लगे। गांव वाले आ गया कोई, आ गया कोई। वैसे आज तक तो कोई जिलाधिकारी जल्दी किसी गांव में जाता नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए आप गए, आपने जितने बड़े लोग हैं सबका अभिवादन किया, महिलाओं का अभिवादन कर लिया। एक बूढ़ी महिला है, जाके आपने उससे जो गले लग गई, और दादी क्या हाल है। दादी की स्थिति उस समय ऐसी हो जाएगी, दादी कहेगी देखा ये बच्चे होते हैं ये।
और फिर आपने बोल दिया चाय पिलाओ। आप अधिकारी पागल हो जाएंगे जो आपके साथ गए। ये मैडम है कि रॉकेट है? ये क्या करना चाहती हैं? ये बदलाव पैदा कर देंगी आके। ऐसे अधिकारी चाहिए भाई अब। क्योंकि आपके जो जो प्रधान सेवक है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा जो क्रांतिकारी कदम उठा रखा है। आप नहीं कर पाएंगे तो वैसे ही एक एक मिनट के सबके हिसाब रखे जा रहे हैं। जो पद पे बैठे लोग हैं, हर जिले में काम हो रहा है, सबको देखा जा रहा है, सबकी जो मॉनिटरिंग हो रही है, कौन क्या कर रहा है सबका पता है। अब आपको जो प्रभावी प्रशासन देना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा, और वो उतरना पड़ेगा, फिर वो अपने आप दिख जाएगा। समझ में आया? ये सुख है, इसमें भी सुख है। आपसे वो सुखी हुए और उनकी अनुभूति से आप सुखी हो गए, और वो हमेशा उनके जीवन के लिए यादगार पल रहेगा। देखो हमारे पास आई थी। ये होता है। इस तरीके से राम क्यों महान है? क्योंकि वो सबरी के यहां गए। हो सकता है ना जाते रास्ता बदल के चले जाते। प्रेम जो है वो सबसे बढ़ के है। प्रेम जहां आपने दिया गांव देहात में, तुरंत आपको जनता उठा देगी। आगे इलेक्शन भी लड़ना चाहेंगे, वहां जीत जाएंगे। तो नौकरी पाइए, आगे एमपी एमएलए भी बनिए। और सही बता रहा हूं, इस सर्विस से बहुत कुछ किया जा सकता है, और जनता का विश्वास तो हासिल ही हो सकता। बहुत सारे लोग हैं, आपके विदेश मंत्री आईएफएस रहे, उनकी योग्यता को देख के, उनके सर्विस के अनुभव को देखकर सीधे कैबिनेट मिनिस्टर वो है, समझ रहे? और वो भी सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में जिन्हें आते हैं। गजब का अनुभव उनके पास। ये तरीका है, इस सर्विस से बहुत कुछ किया जा सकता है। और राष्ट्र की एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए लोग हंसते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं। याद करिए अभिनंदन को। अभिनंदन को पता चला कि देश में दुश्मन देश का फाइटर प्लेन आ गया है, दौड़ा के मार दिया अपने से उन्नत जहाज को। ये है देश। देश को बचाने के लिए हम कुछ नहीं, हमारे से 100 आदमी जाएंगे। ऐसे वीरता की धरती है भारत। अब आप कह सकते हैं अभी तो आपके लिए सुख की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं जहां पे खड़ा होकर भी बोल रहा हूं उसके लिए सुख की परिभाषा दूसरी है। आर्मी में जो होगा उसको समझ में आएगा। सुख मतलब देश, देश नहीं तो हम सुखी ही नहीं। देश की अखंडता एकता के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। इतनी कुर्बानियां दी हमने, लाखों लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। हम कब नहीं लड़े? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम लड़े कब नहीं है दुनिया की लड़ाइयों में? हम हमेशा लड़े। इंडिया गेट उसी की निशानी है। समझ में आया? उसमें भी सुख है, वो नैतिक सुख है कि हमारी पीढ़ियां बची रहेंगी, हम आबाद रहेंगे, और मुस्कुराते हुए दुनिया की हर प्रकार की जो संघर्ष है वो सह जाएंगे। तो ये समझना पड़ेगा, इसलिए लोग हंसते हुए जान दे देते हैं बॉर्डर पे। उनके बच्चे नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है, उनका परिवार नहीं है। उस समय कुछ याद नहीं रहता। जब गोलियां चलती हैं कुछ याद नहीं रहता, दिमाग शून्य हो जाता है। इसलिए आर्मी के जो लोग जब भी रिटायर आते हैं तो आप उनको देखें, वो एकांत पसंद करते हैं, लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, वो अलग ही रहना पसंद करते हैं। मेरा एक विद्यार्थी है, उसके पिताजी आर्मी से रिटायर है, अलग ही बना रखा उन्होंने पूरा। उसमें कोई नहीं जाता, सब पूछ के ही जाते हैं घर में, उनके कमरे में। रूटीन ही अलग है, अपने हिसाब से वो अपना काम करते हैं सारा। आर्मी वाले अगर आप देखें, उनकी रूटीन बहुत यूनिक होती है। देश के लिए समर्पण करने के लिए पहले तो यह समझ में आना चाहिए कि कर्म क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी तो हम पिज्जा और बर्गर में गिरे हुए, तो कहां ही समझ में आएगा। आगे संघर्ष की जब परिधि आएगी तब पता चलेगा कि कौन कितना काबिल है।
नहीं? चलिए और सुनिए, और क्या लिखा आपने? इसको लिख दिया, एकता अखंडता वाली बात। एक लाइन लिख दीजिए कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को, हाँ इसी में अगला पॉइंट, राष्ट्र की एकता और अखंडता को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बंधुता को बढ़ावा देने में, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में, बंधुता को बढ़ावा देने में, जैसे मान लीजिए कि देश में हिंदू मुसलमान का संघर्ष हो गया, जो दंगे फैल गए, अब क्या किया जाएगा? देश की एकता को भी बचाए रखना है, प्रेम को भी बचाए रखना है दोनों समाजों में से, तो हम मूल बात निकाल लेंगे। मूल बात क्या है? सब एक है। किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो तुम? हिंदू कहते राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते मर कौन जाने। क्या जानते हो राम के बारे में? तुम क्या जानते हो रहमान के बारे में? चलो बताओ, हो जाए चर्चा। थोड़ी देर तक बात करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। फिर सूफियों की चर्चा कर दीजिए कि सूफी क्यों आए थे देश में, उन्होंने क्या बोला। फिर निजामुद्दीन औलिया कौन है भाई, मोइनुद्दीन चिश्ती कौन है। अगर आप जब इस तरीके से, और उसके बाद जब देश की एकता को आपने जो बचाया, यही तो काम आपको करना है, क्योंकि संघर्ष तो होंगे ही। घर में संघर्ष हो जाते हैं, भाई बहन में, पति पत्नी में, तो बाहर समाज में क्यों नहीं होंगे? जब चार बर्तन है तो वो तो खड़खड़ाएंगे ही, लड़ेंगे ही। वो लड़ाई उसी समय नहीं होगी जब समाज में समता होगी, जब समाज में प्रेम होगा, जब समाज में धर्म को लेकर कोई उल जलूल बात नहीं होगी, जब समाज में धर्म के ऐसे ठेकेदार नहीं होंगे जो धर्म की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। लोग तो शांति से ही जीना चाहते हैं, धर्म के ठेकेदार जीने कहां दे रहे हैं। कहते तू सो गया, देख तेरे साथ क्या कर दिया, जाग। अभी मैंने इसके पहले भी एक दिन कोट किया था कि पूरे यूरोप के मीडिया ने, पूरे यूरोप के अखबार ने, अमेरिका के अखबार ने ऐसी ऐसी बातें छापी है राम मंदिर पे कि आप उसको पढ़ लीजिए या सुन लीजिए कहीं पे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, डॉन, जो ब्रिटेन के बहुत सारे अखबार, सब ने छापा है कि राम मंदिर बनने से मुसलमान खतरे में आ गया है। यहां के मैंने बहुत सारे मुसलमानों को भी मैं जानता हूं, पूछा कि कोई खतरे में नहीं है, अनावश्यक का एक उड़ाया जा रहा है। ये क्या सेंटीमेंट है? भारत को किसी तरह से रोकना है। पूरा यूरोप, अमेरिका कभी भारत को आगे नहीं बढ़ते देना चाहता। बस वही बात है, ईर्ष्या, जलते हैं, जलन है, और उनकी जलन नहीं जाएगी क्योंकि वो भौतिकता की तरफ बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या वहीं हो रही है, यूरोप में, अमेरिका में लोग मर रहे हैं, पैसा है, मर रहे हैं। क्यों नहीं? पैसा बचा ले रहा है उनको। मानसिक शांति पैसा नहीं दे सकता, मानसिक शांति अध्यात्म में है। तो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पे ब्रिटेन, फ्रांस से आए हुए लोग राधा राधा चल रहा है, राधा राधा ले बजा रहे हैं तबला। वो नहीं सनातन धर्म में आ गए। भाई आपके यहां इतनी अच्छा है तो क्यों नहीं वहां पे लोग रुक रहे हैं? हमारे सांस्कृतिक मूल्य उनसे बहुत ऊपर है। ये तमाम दार्शनिकों ने बता रखा है कि हम उनसे मानवता के लिहाज से भारतीय समाज पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका से बहुत ऊपर है। हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा रहन सहन, हमारा परिवार, हमारा स्ट्रक्चर। यूरोप में तो स्ट्रक्चर ही नहीं, परिवार ही नहीं। किस परिवार की बात कर रहे हैं? एक महिला, कुछ पता ही नहीं है, एक पुरुष, उसका कोई पता ही नहीं है, वो आज यहां है कल वहां है। अब यहां भी वही चल रहा है, और उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव होना, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव।
भैया बहुत आगे बढ़े हुए लोग हैं। अच्छा, आगे बढ़े हुए लोग हैं और परिवार कहां है? तो बच्चा पल रहा है जो क्रंच हाउस में, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। फिर बच्चा बड़ा हुआ, उसने पूछा पापा कौन? कहें यार कौन पापा, कई पापा हैं वहां। ये आप इस बात को सोचिए कि समाज किस दिशा में जा रहा है। समाज की अपनी समस्या है और भारतीय समाज में यह नहीं था, लेकिन भारतीय समाज में भी यह चीज उपभोक्तावाद से आ रही है। इससे बचने की जरूरत है। भारतीय समाज ये नहीं कहता। भारतीय समाज में परिवार का मूल्य है, संतान के दायित्व हैं, पिता के दायित्व हैं, अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों के दायित्व हैं और उनको लेकर चलने वाला जो कार्य होगा वो होगा भारतीय समाज। भारतीय समाज इसीलिए बचा है क्योंकि वो अपनी संस्कृति का बड़ा महत्व देता है। आज हमारे यहां कोई मरता है तो 13 दिन तक लोग उसके शोक में रहते हैं। यह है भारतीय समाज। अब भोजन कराने पे हो सकता है कि बहुत सारी स्थितियां हैं गड़बड़ की, जिसकी स्थिति नहीं है वो मैं मानता हूं कि भोजन कराने की बात नहीं, लेकिन हमारे समाज में लोग एक दूसरे से रिचुअल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। पिता मतलब भगवान, गुरु मतलब भगवान। वहां कुछ नहीं चल रहा है ये सब, पिता होता गुरु गुरु कुछ नहीं, स्टेप फादर स्टेप मदर। अरे भाई क्या चल रहा है? और भारत में क्यों लाना इसको? लेकिन भारत में आ रहा है। कुछ लोग गर्दन हिला, नहीं इसको नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। ये आ रहा है, ये आ गया है, आ गया है, महानगरों में आ गया है। ऐसे ऐसे सीरियल बना के दिखा रहे हैं जिन सीरियलों में यही सब दिखाया जा रहा है। एक महिला के कितने संबंध हो सकते हैं, एक पुरुष के कितने संबंध हो सकते हैं। खत्म हो जाएगा समाज वैसे ही। भारतीय समाज का ऐसा वर्णन, भारतीय समाज तो ऐसा नहीं है। यहां तो मूल्य परक समाज है, इसीलिए ये बात हम लोग कर भी रहे हैं। मूल्य परकता की बात है कि कितने मूल्य हैं, क्या उन मूल्यों पर हम चल पा रहे हैं या नहीं। और एक पॉइंट और लिखिए, सतत विकास और समावेशी विकास। सतत विकास और समावेशी विकास तथा सामाजिक सशक्तिकरण करने में, सतत विकास एवं सामाजिक विकास, तो सतत विकास एवं समावेशी विकास, समावेशी विकास एवं सामाजिक सशक्तिकरण करने में, सामाजिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे विकास को प्रोत्साहन दिया जाए कि अगली पीढ़ियां भी कुछ देख पाए, पेड़ पौधा। ऐसा ना हो जाए कि हम सब अपने लिए ही उसको ले ले सब, ये ना करें। ऐसा विकास जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर आधार बना के जाए। जैसे हमारी पीढ़ियों ने हमें दिया, हमारी पीढ़ियों ने वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है। जो हमारे समय में हमारे जो दादा बाबा ने जो पेड़ पौधे लगाए थे, उन पेड़ों को हमारी पीढ़ियों ने काट लिया। इसका उदाहरण मैं अपने से देख रहा हूं। हमारे यहां 2-3 बगीचे थे, अब नहीं है बगीचे, खत्म। ना कोई लगाने वाला है, किसी को फर्क नहीं है। तो बगीचा जहां था वहां पे खेती कर लेते हैं, क्या ही बगीचे की जरूरत है। तो ऐसी सोच आएगी तो फिर तो हर चीज, जहां भी बगीचे सब खत्म कर दीजिए। पेड़ अपने आप में विरासत है, कई पीढ़ियां पेड़ों के नीचे बैठती है। एक पीपल का पेड़ हो तो बड़ी पीढ़ियां उसके नीचे अपना समय गुजारती है, कई पीढ़ियां निकल भी जाती है। इसलिए पेड़ लगाना, ऐसा विकास जो सतत हो, लगातार चल पाए। धरती से इतना ज्यादा मत निकाल लो कि धरती करा उठे और तूफान पैदा कर दे तुम्हारे लिए। धरती इसीलिए जो बीच बीच में तूफान पैदा करती है प्रकृति,
इस दुनिया में दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक तो प्रकृति और दूसरा पुरुष। जो प्रकृति है वही आपके जन्म का कारण है और उसमें जो चेतना है उसी से हम आगे चलते हैं। और जब भी प्रकृति से हम बहुत कुछ ले लेते हैं और वो बैलेंस नहीं हो पाता, तो प्रकृति इको बैलेंस करती है अपने आप। उससे कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, इससे प्रकृति को मतलब नहीं। अगर प्रकृति नाराज हो गई या आपने उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया तो महाप्रलय खड़ा कर देगी। इसके पहले भी कई बार प्रलय हो चुके हैं। ऐसा ही प्रलय मनु के समय में भी हुआ था। क्या चाहते हैं कि सुनामी आ जाए? तो भूकंप आता ही है बीच बीच में, फिर सुनामी भी आ जाए, भूकंप भी आ जाए, खत्म। मानवता बहुत जोर मार रही है, मानवता सोच रही है मैंने बहुत विकास कर लिया, खत्म कर देगी प्रकृति 1 सेकंड के अंदर। साहब, प्रकृति में बड़ी शक्ति है। इसी प्रकृति पर आपने विजय प्राप्त करके ये सारी चीजें बनाई हैं। इसी प्रकृति को खाने के पीछे आप पड़ गए। सारे पेड़ काट लो, जो सारा पानी अपने उद्योगों के लिए हम वो कर लेंगे, और अपना जो भी कचरा है उद्योगों का सब जो नदियों में डाल देंगे। सब मर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीव जंतु मरे, हमसे कोई लेना देना नहीं। सब खत्म कर दो। जो भी जल है वो हमारे है, हम पी जाएंगे। जो भी पेड़ हम खा जाएंगे। सब कुछ हमें चाहिए। अब ऐसे तो कुछ नहीं बचेगा। यही तो दिक्कत है। तो 2-4 पेड़ लगाना चाहिए सबको, लेकिन पेड़ लगाने से भी फायदा नहीं जब तो रखवाली नहीं होगी। पेड़ लगेगा ही नहीं आपसे। पेड़ की रखवाली तब जाके चीजें होंगी। ये सतत विकास। फिर सामाजिक सशक्तिकरण। तो समाज में हाशिए पर है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, न्याय से दूर है, आर्थिक विकास से दूर है, उसको मुख्य धारा में लाना। और जब मुख्य धारा में आप लाएंगे तो उसे रोजगार, उसके हर महीने की व्यवस्थाएं, उसका जीवन सुचारू होगा, उसके बच्चे पढ़ेंगे, एक मां शिक्षित हो सकती है, एक मां का परिवार आगे बढ़ेगा, तो उससे बहुत सारी चीजें आगे बढ़ जाएंगी। आप एक परिवार को आगे बढ़ाएंगे तो उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे विकास की तरफ बढ़ना है, ऐसे सुख की तरफ बढ़ना है। यह सुख समझ में आया? ऐसे ज्ञान का अर्जन जो हमारे कर्तव्य पालन में सहायक हो, यह भी सुख में आएगा। ऐसे ज्ञान का अर्जन, ऐसे ज्ञान की बात है, ऐसे ज्ञान का अर्जन जो हमारे कर्तव्य पालन में सहायक हो। ये भी लिख दीजिए, लिखना चाहे लिख दीजिए। एक एक बातें जो भी आप लिख रहे हैं उसको हम लोग जो डिकोड कर रहे हैं, जितना भी उदाहरण हो सकता है उन सारे उदाहरणों से ज्ञान अर्जन में तथा कर्तव्य पालन में, इसमें भी जो मानसिक सुख होता है, नैतिक सुख मिलता है। जो ज्ञान का अर्जन और कर्तव्य का पालन। तो ज्ञान क्या है? सही गलत। कर्तव्य पालन, जो सही है उसके तरफ खड़े रहेंगे, गलत की तरफ नहीं जाएंगे। ये बात यहां पे की जा रही है। इसीलिए आपसे ये प्रश्न मैंने पूछा कि आप सुख को किस अर्थ में मानते हैं या उसे स्वीकार करते हैं। अब लिख लेंगे। तो दूसरी बात क्या थी? कानून। दूसरी बात क्या थी? कानून। तो कानून के पालन में दो आपके सामने मैंने आधार बनाए, है ना? ठीक है, ये बना हुआ एक हेडिंग बनाइए, कानून। कानून का पालन करना चाहिए या नहीं? कानून का पालन करना चाहिए या नहीं?
तो करना चाहिए। ठीक, एक तरफ लिखिए, सुकरात के अनुसार, अगला पॉइंट बना के, सुकरात के अनुसार कानून का पालन करना आवश्यक है। सुकरात के अनुसार कानून का पालन करना आवश्यक है, अर्थात कानून का विरोध अनैतिक है। अर्थात कानून का विरोध अनैतिक है। अनैतिक है। क्योंकि यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है, क्योंकि यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। समाज में अव्यवस्था फैलेगी। समाज में अव्यवस्था फैलेगी और लोगों की स्वतंत्रता बाधित होने लगेगी। और लोगों की स्वतंत्रता बाधित होने लगेगी। बाधित होने लगेगी। जैसे, उदाहरण लिख दीजिए, जैसे सड़क के नियम का उल्लंघन करने पर, कोई भी उदाहरण आप भी लिख सकते हैं अपने से। जैसे सड़क का नियम उल्लंघन करने पर अव्यवस्था पैदा हो जाएगी और दूसरे की स्वतंत्रता बाधित होगी। सड़क का नियम उल्लंघन करने पर अव्यवस्था पैदा हो जाएगी और दूसरे की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। हमने रेड लाइट लगा रखी है किस दिन रात के लिए कि रुकिए वहां, आपने जंप कर दिया, अगला व्यक्ति पार कर रहा है, उसको टक्कर लग गई, गिर गया वो, उसको चोट लग गई। वो तो अपने हिसाब से नियम से चल रहा था कि अभी तो जो लाइट अभी तो ठीक है, रेड है, मैं अभी पार कर सकता हूं। आपने दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर लिया। अगला पॉइंट बनाइए। हाँ, कितना टाइम हो गया? अरे यार, तुम लोग 3 मिनट में क्या ही पागल होने लग जाते हो। ये अभी तो है, पढ़ते समय खोना पड़ेगा। देखो, हमको पता ही नहीं चलता है, ऐसे पढ़ना होगा। चलो, कल मिलेंगे गांधी जी पे।